हेलो बच्चों, हम स्टडी कर रहे हैं क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 जिसकी हेडिंग है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले चैप्टर की हेडिंग में जो टर्म है वो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। तो चैप्टर की हेडिंग में एक टर्म है मॉलिक्यूलर और एक टर्म है इनहेरिटेंस। सबसे पहले आप ये समझिए कि इनहेरिटेंस होता क्या है। एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जो कैरेक्टर्स ट्रांसफर हो रहे हैं उसी को हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। मतलब जो ह्यूमन है उसका फॉर्मेशन ह्यूमन से ही देखने को मिलता है। मतलब कुछ तो ऐसा ट्रांसफर हो रहा है एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जिसमें इंफॉर्मेशन है कि ये कैरेक्टर्स जो हैं वो इस स्पीसीज के हैं और ये ही इसमें एक्सप्रेस होने हैं। तो इस चैप्टर में हम ये समझेंगे कि इनहेरिटेंस के टाइम में जो मॉलिक्यूल ट्रांसफर होता है वो होता क्या है। तो ये मॉलिक्यूल जो है वो मैक्सिमम लिविंग ऑर्गेनिज्म में डीएनए होता है और कुछ ऑर्गेनिज्म में ये आरएनए देखने को मिलता है। जैसे कि कुछ वायरसेस होते हैं उनमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। ह्यूमन को हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एक ह्यूमन का जब फॉर्मेशन होता है तो उसके लिए रिक्वायरमेंट होती है एक मेल गैमेट की और एक फीमेल गैमेट की। मेल गैमेट जो है उसको हम बोलते हैं स्पर्म और जो फीमेल गैमेट है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी oocyte। अगर आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया हो तो आपको पता होगा कि जो फीमेल गैमेट है उसमें जब फर्टिलाइजेशन होगा तभी जाकर के मियोसिस सेकंड कंप्लीट होगा। तो जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसीजर होता है मेल गैमेट जैसे ही सेकेंडरी oocyte को पेनिट्रेट करता है वैसे ही मियोसिस सेकंड कंप्लीट होगा। एक पोलर बॉडी बनेगी और एक बन जाएगा सेकेंडरी oocyte से एग। जो पोलर बॉडी है वो डिजनरेट हो जाएगी, जो एग है वो स्पर्म के साथ में फर्टिलाइज होकर के फर्स्ट स्ट्रक्चर बनाएगी जिसको बोलते हैं जाइगोट। और फिर इसी जाइगोट में डिवीजन होंगे और डिवीजन होकर के मल्टीपल सेल बनेंगी जो अरेंज होकर के ह्यूमन बॉडी का फॉर्मेशन करेंगी। मतलब ह्यूमन बॉडी का फॉर्मेशन होने के लिए 23 क्रोमोसोम मेल से रिक्वायरमेंट है और 23 क्रोमोसोम जो है वो फीमेल से रिक्वायरमेंट है। ये दोनों गैमेट के क्रोमोसोम मिलकर के टोटल बन जाते हैं 46 क्रोमोसोम जिसको हम डिप्लॉइड कंडीशन बोलते हैं। इन क्रोमोसोम में वो सारी इंफॉर्मेशन है जिससे एक ह्यूमन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस चैप्टर में हम उसी मॉलिक्यूल की स्टडी करेंगे कि ये मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर कैसे होती है, जेनेटिक मटेरियल जिसको हम बोल रहे हैं उसकी डिस्कवरी कैसे हुई, उन सब के बारे में बेसिक हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर चैप्टर के टॉपिक दे रखे हैं जिनको हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले वो हम देख लेते हैं। तो डीएनए क्या होता है उसके बारे में समझेंगे। जो जेनेटिक मटेरियल को लेकर के कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए सर्च के टाइम में कि जेनेटिक मटेरियल रियल में होता क्या है। एक्चुअली पहले ये माना जाता था कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल होता है, फिर बाद में एक्सपेरिमेंट के थ्रू पता चला कि जो डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल है। आरएनए वर्ल्ड के बारे में समझेंगे कि अर्थ पे जो है वो पहले आरएनए का फॉर्मेशन हुआ, फिर उससे जाकर के डीएनए का फॉर्मेशन देखने को मिला। हम रेप्लिकेशन समझेंगे, डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन। हम ट्रांसक्रिप्शन समझेंगे, डीएनए से एमआरएनए बनने का प्रोसीजर। फिर हम जेनेटिक कोड समझेंगे कि जिसको रीड करके टीआरएनए जो है वो अमीनो एसिड का सीक्वेंस लगाएगा जिसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन प्रोसीजर। और फिर ये जीन जो है वो कैसे एक्सप्रेस करते हैं, उनको कैसे रेगुलेट किया जाता है उसके बारे में हम समझेंगे। फिर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ह्यूमन में जो जेनेटिक मटेरियल है उसकी जो सीक्वेंसिंग की गई कि कौन से क्रोमोसोम पे कौन सा जीन प्रेजेंट है, उस प्रोजेक्ट को हम स्टडी करेंगे। और लास्ट में हम टॉपिक क्लियर करेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो अब हम एनसीईआरटी की एक एक लाइन को रीड करके जो भी कॉन्सेप्ट हैं उनको क्रिस्टल क्लियर कर लेते हैं। इन द प्रीवियस चैप्टर, कौन सा प्रीवियस चैप्टर जिसमें बताया गया है प्रिंसिपल्स एंड लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें मेंडल का एक्सपेरिमेंट बताया गया है कि मेंडल ने किस तरीके से गार्डन पीपर एक्सपेरिमेंट करके हमें ये समझाया कि किस तरीके से एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जो इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसफर होती है। You have learned the inheritance pattern and the genetic basis of such patterns. लास्ट चैप्टर में आप इनहेरिटेंस पैटर्न के बारे में और जो पैटर्न है उसका जेनेटिक बेसिस क्या होता है उनके बारे में आप लर्न कर चुके हो। एट द टाइम ऑफ मेंडल द नेचर ऑफ दोज फैक्टर्स रेगुलेटिंग द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस वाज नॉट क्लियर। मेंडल ने जब एक्सपेरिमेंट किया था वो टाइम था मिड 19th सेंचुरी का। 1856 से 1863 के बीच में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। तो उस टाइम में जो उन्होंने बात बताई थी कि कोई फैक्टर है जो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो रहा है और जिसके बेसिस पर ही ये इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है। लेकिन ये इनहेरिटेंस का जो पैटर्न है और ये जो फैक्टर है इसके बारे में उस टाइम में कुछ भी क्लियरिटी नहीं थी कि ये फैक्टर का नेचर कैसा होता है, किस तरीके से ये रेगुलेट होता है, ये बातें उस टाइम नहीं पता थी।
Over the next 100 years, the nature of putative genetic material was investigated, culminating in the realization that DNA, deoxyribonucleic acid, is the genetic material, at least for the majority of organisms. लेकिन आगे आने वाले 100 of years में ये जो जेनेटिक मटेरियल है इसके नेचर को लेकर के कुछ इन्वेस्टिगेशन हुआ, तब जाकर के एक क्लियरिटी सामने आई कि डीएनए, जिसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, वो मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल होता है. इन क्लास 11th यू हैव लर्नड दैट न्यूक्लिक एसिड आर पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए और आरएनए. ये जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं ये न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर होते हैं. मतलब एक बेसिक यूनिट होती है न्यूक्लियोटाइड, और न्यूक्लियोटाइड की फिर चेन बन करके बनते हैं जेनेटिक मटेरियल, या फिर जिसको हम बोल रहे हैं न्यूक्लिक एसिड. तो ये न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड की जो स्ट्रक्चर होती है उसके 3 कंपोनेंट होते हैं. न्यूक्लियोटाइड में सेंटर में पेंटोज शुगर होती है. पेंटोज शुगर के कार्बन नंबर 1 पे जो है वो ऐड होता है नाइट्रोजनस बेस. ये नाइट्रोजनस बेस जो है वो 2 टाइप के हो सकते हैं, या तो प्यूरिन या फिर पिरामिडिन. प्यूरिन की अगर हम बात करें तो इसमें आते हैं एडेनिन और ग्वेनिन. पिरामिडिन की अगर हम बात करें तो इसमें आता है थाइमिन या फिर यूरेसिल, और आता है साइटोसिन. अगर आरएनए जेनेटिक मटेरियल है तो पिरामिडिन में आएगा यूरेसिल, और अगर डीएनए जेनेटिक मटेरियल है तो पिरामिडिन में आएगा थाइमिन. ठीक है. ये एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन, ये दोनों में जो है वो फिक्स रहता है. डीएनए होगा तब भी यही होगा, आरएनए होगा तब भी यही होगा. वेरिएबल होता है थाइमिन या फिर यूरेसिल. अगर डीएनए है तो थाइमिन आ जाएगा, और अगर आरएनए है तो यूरेसिल आ जाएगा. तो सेंटर में होगी पेंटोज शुगर. कार्बन नंबर 1 पे जुड़ा होगा नाइट्रोजनस बेस. नाइट्रोजनस बेस 2 टाइप की होती है, प्यूरिन और पिरामिडिन. और कार्बन नंबर 5, पेंटोज शुगर के कार्बन नंबर 5 पे जुड़ा होता है फॉस्फेट ग्रुप. ये होती है एक न्यूक्लियोटाइड. अब इस तरीके से न्यूक्लियोटाइड जो है वो बहुत सारे ऐड होंगे, और तब जाकर के न्यूक्लिक एसिड की चेन बनती है, जिसको पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं. डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए are the 2 types of nucleic acids found in living system. डीएनए और आरएनए 2 टाइप के न्यूक्लिक एसिड होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में, लिविंग सिस्टम में देखने को मिलते हैं. डीएनए एक्ट्स एज द जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म. ज्यादातर जो ऑर्गेनिज्म है उनमें जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है. आरएनए दो इट ऑल्सो एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल इन सम वायरसेज. आरएनए जो है वो भी कुछ वायरसेज में जेनेटिक मटेरियल का रोल प्ले करता है, लेकिन इसके ज्यादातर फंक्शन जो हैं वो आरएनए के होते हैं. एज ए मैसेंजर एमआरएनए की फॉर्म में रोल प्ले करता है. आरएनए हैज एडिशनल रोल्स एज वेल. इसके अलावा आरएनए के कुछ और भी काम होते हैं. इट फंक्शंस एज अडेप्टर. टीआरएनए जो होता है ना उसके फॉर्मेट में भी ये काम करता है. स्ट्रक्चर बनाएगा. किसकी स्ट्रक्चर बनाएगा? तो राइबोसोम की जो यूनिट बनती है उसमें काम आता है आरएनए, राइबोसोमल आरएनए. और ये आरएनए जो है वो राइबोसोम की जो यूनिट होती है उनका फॉर्मेशन करता है. एंड इन सम केसेज एज ए कैटालिटिक मॉलिक्यूल. और कुछ केस में ये एंजाइम की तरह भी बिहेव करता है आरएनए. कहाँ पर बिहेव करता है? तो देखो बेटा, जो प्रोकैरियोट होते हैं उनमें जो राइबोसोम होता है वो 70S टाइप का होता है. मतलब 70S टाइप का मतलब ये है कि 2 यूनिट से मिलकर के बना होता है 50S और 30S. जो लार्जर यूनिट होती है वो 50S की होती है, और जो स्मॉलर यूनिट होती है वो 30S की होती है. ये जो 50S है इसका फॉर्मेशन होता है कुछ आरएनए से, और उन्हीं में एक आरएनए होता है 23S आरएनए. ये जो 23S आरएनए है ये क्या बनाता है? इस राइबोसोम की स्ट्रक्चर भी बनाता है, और जब रिक्वायरमेंट होती है तब ये ही जो है वो एंजाइम की तरह भी बिहेव करता है. जब मैं तुम्हें टॉपिक पढ़ाऊंगी ट्रांसलेशन तब मैं तुम्हें समझाऊंगी कि प्रोकैरियोट में जब जेनेटिक कोड से इंफॉर्मेशन को गैदर करके टीआरएनए अटैच होता है और प्रोटीन की एक चेन बनती है, अमीनो एसिड की एक चेन बनती है, उसमें ये कैटालिटिक एक्टिविटी की तरह रोल प्ले करता है. सेम इसी तरीके से जो यूकैरियोट होते हैं उनमें राइबोसोम होता है 80S टाइप का. जो लार्जर यूनिट होती है वो 60S की होती है, जो स्मॉलर यूनिट होती है वो 40S की
होती है। इसमें जो लार्जर यूनिट है वो उसमें प्रेजेंट होता है 28S rRNA, और ये जो 28S rRNA है ये भी एंजाइम की तरह बिहेव करता है। इन क्लास 11th you have already learned the structures of nucleotides and the way these monomer units are linked to form nucleic acid polymers. क्लास 11th में आप ये पढ़ चुके हो कि न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर कैसी होती है, और ये जो मोनोमर यूनिट है मतलब एक न्यूक्लियोटाइड जो है वो किस तरीके से आपस में ऐड होकर के न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर का फॉर्मेशन करते हैं। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, its replication, the process of making RNA from DNA मतलब transcription, the genetic code that determines the sequence of amino acids in proteins, and the process of protein synthesis means translation and elementary basis of their regulation. इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में, फिर डीएनए का रेप्लिकेशन, डीएनए से डीएनए बनना। इसके अलावा हम ये समझेंगे कि डीएनए जो है उससे किस तरीके से आरएनए बनता है, मतलब ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है, और जो जेनेटिक कोड है वो किस तरीके से प्रोटीन में अमीनो एसिड का सीक्वेंस डिसाइड करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस कैसे होता है, मतलब ट्रांसलेशन का प्रोसेस क्या होता है, और फिर ये जो प्रोसीजर है इसका रेगुलेशन कैसे होता है। The determination of complete nucleotide sequence of human genome during last decade has set in a new era of genomics. लास्ट डेकेड की अगर हम बात करें तो ह्यूमन जीनोम जो होता है, ह्यूमन का जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसमें न्यूक्लियोटाइड का क्या सीक्वेंस है इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा स्टडी हुई है, जिसकी वजह से जीनोमिक्स मतलब जेनेटिक्स के एरिया में काफ़ी ज़्यादा चेंज हुआ है। इन द लास्ट सेक्शन the essentials of human genome sequencing and its consequences will also be discussed. बोला गया है कि इस चैप्टर का जो लास्ट पार्ट है वहाँ पे ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग के बारे में और इसके जो कंसिक्वेंसेज हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। Let us begin our discussion by first understanding the structure of the most interesting molecule in the living system. तो हमारा जो डिस्कशन है उसको हमें स्टार्ट कर देना चाहिए, और हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो होता है कि लिविंग सिस्टम में जो मॉलिक्यूल है और वो होता है डीएनए, उसकी स्ट्रक्चर को समझने का। इन सब्सिक्वेंट सेक्शंस वी विल अंडरस्टैंड दैट व्हाई इट इज द मोस्ट अबंडेंट जेनेटिक मटेरियल। आने वाले जो सेक्शंस है इस चैप्टर के उसमें हम इस बात को अंडरस्टैंड करेंगे कि जेनेटिक मटेरियल मोस्ट अबंडेंट फॉर्म में डीएनए ही देखने को मिलता है, इसका क्या रीजन है, एंड व्हाट इट्स रिलेशनशिप इज विद आरएनए, और डीएनए की आरएनए के साथ में क्या रिलेशनशिप है इसको भी हम क्लियर करेंगे। तो ये हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया है, धीरे धीरे करके हम हर एक टॉपिक को इस चैप्टर के कवर कर लेंगे। ओके, थैंक यू।